नमस्कार। फेसबुक पेज के जितने भी मेरे साथी हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं और जो मेरे परिवार के ही लोग हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और आज का दिन, आज का समय आप सब लोगों के लिए अच्छा निकला होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। आपके घर में सब लोग स्वस्थ होंगे, आप सब लोग समृद्ध होंगे और निश्चित तौर पर मुस्कुरा रहे होंगे। फेसबुक लाइव बहुत दिनों बाद मैं आज एक बार पुनः आया हूं। निश्चित तौर पर आप सब लोगों का प्यार, स्नेह मुझे मिलता रहा है और उम्मीद है मुझे कि मुझे आगे भी आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहेगा। समय समय पर लाइव आने का मकसद है आप लोगों से मुलाकात करना, आप लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करना और आप लोगों से स्वास्थ्य को लेकर हेल्थ की बातें करना, हेल्थी टिप्स देना और अपने अनुभव को शेयर करना। आप भी जो भी अनुभव आपके रहे हों, पेन को लेकर, आपके स्वास्थ्य को लेकर, जो भी आपके डिस्कशन हो, आप मेरे से निश्चित तौर पर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कमर दर्द की, कि कमर दर्द क्यों होता है, कमर दर्द के मुख्य कारण क्या है और किन किन बातों का हमें अक्सर ध्यान रखना चाहिए। तो जल्दी जल्दी आप लोग सब लोग जुड़ जाएं और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने कमर दर्द से संबंधित कुछ समस्याएं यदि है तो आप कमेंट में जरूर आएंगे। जो लोग मेरे से अभी जुड़े हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने जिस जगह से आप जुड़े हैं उस जगह का नाम अवश्य लिखें, मुझे मालूम चले कि आप कहां से हैं। आज हम पूरी तरह से बात करेंगे ये कमर दर्द क्या होता है और कमर दर्द के मुख्य कारण क्या है, कौन कौन सी जांचें कमर दर्द में अक्सर डॉक्टर्स करवाते हैं जब आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं और उनसे क्या मालूम चलता है। इनको लेकर हम उसके इर्द गिर्द की तमाम वो बातें जल्दी जल्दी हम करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आयुष व्यास। नमस्कार आयुष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे लाइव से जुड़े। आयुष जी मैं बहुत ठीक हूँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चरणजीत सिंह जी ढिल्लो, आपका भी फेसबुक लाइव पेज पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कमर दर्द की। कमर दर्द में कौन कौन सी समस्याएं हमें घेर लेती है और किन किन बातों का हमें कमर दर्द जब यदि किसी के हो जाए तो हमें ध्यान रखना चाहिए। कमर दर्द के मुख्य कारण क्या हैं, कौन सी ऐसी वजह होती है जिसके कारण कमर दर्द, स्लिप डिस्क जैसी बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती है। कमर दर्द एक शब्द है, लेकिन ये शब्द जब दर्द देता है तो व्यक्ति का चलना, उठना, बैठना, सब कुछ, पूरी दिनचर्या पूरी तरह से खराब हो जाती है। आप लोग जहां से भी हैं आप अपने शहर का नाम अवश्य लिखें ताकि मुझे मालूम चल सके कि आप कहां से हैं। और आपके भी यदि कोई सवाल है तो आप मेरे से कर सकते हैं। निश्चित तौर पर संभव होगा तो मैं सभी प्रश्नों का आपके जवाब दूंगा। कि कमर दर्द से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फेसबुक लाइव पेज बजरंग जी हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार बजरंग जी, फेसबुक लाइव पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। समय समय पर लोग मेरे साथ फेसबुक के, जब मैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड को देखता हूं तो मेरे फैंस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो निश्चित तौर पर, नियमित तौर पर हमें कमेंट करते हैं, हमें हमारी चीजों को शेयर करते हैं, अनुभव को साझा करते हैं। बजरंग जी राम राम, आपको भी बहुत बहुत राम राम। आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़े और आज हम जो बात करने वाले हैं वो कमर दर्द की है कि कमर दर्द क्यों होता है, कमर दर्द के मुख्य कारण क्या हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी धीरे धीरे लोग हमारे से जुड़ रहे हैं। आप अपने जो भी अनुभव हैं, क्या आपको मेरी आवाज साफ आ रही है क्या? तो आज हम बात करेंगे, आज मैं आपको एक हड्डी दिखाता हूं। कमर दर्द में अक्सर, जी बिल्कुल बिल्कुल बजरंग जी, शहरवासियों का प्यार, शहरवासियों का सहयोग, शहरवासियों का स्नेह, आशीर्वाद मेरे साथ है। और जब मन, मिजाज और विश्वास जुड़ता है तब निश्चित तौर पर कोई मरीज आता है और वो, हर डॉक्टर ये चाहता है कि वो मरीज ठीक हो। तो आज कमर दर्द की मैं बात कर रहा हूं। आज मेरे हाथ में सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं रीढ़ की हड्डी। ये रीढ़ की हड्डी जो होती है, इसमें बहुत सारे ऐसे मनके होते हैं
ये आप देखिए रीढ़ की हड्डी मैं आपको सामने से दिखा रहा हूं, ये देखिए आप इस रीढ़ की हड्डी को आप देख सकते हैं। अक्सर मैं आज हम कमर दर्द के बारे में, बजरंग जी राम राम, आज हम बात कर रहे हैं कमर दर्द के लेकर। कमर दर्द में आप देखिए ये C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7, ये 7 हड्डियां जो होती है वो सर्वाइकल की होती है। ये 7 हड्डियां जो है वो हमारे गर्दन की है इस जगह पर। उसके बाद में जो ये हड्डियां हैं C7 से लेकर के C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7, अब यहां पर जो है वो थोरेसिक रीजन की है, जहां पर मेरी अंगुली आप दिखाई दे रही है। T1, T2 जिसको D1 भी बोलते हैं, डोर्सल भी बोलते हैं और थोरेसिक भी बोलते हैं, ये 12 होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब जो आपको नीचे दिखाई दे रही है ये 5 हड्डियां, 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो 5 हड्डियां हैं जिसको हम लंबर रीजन की हड्डियां बोलते हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। इन L1, L2, L3, L4 और L5 इसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां इर्द गिर्द घूमती है जब किसी को कमर में दर्द होता है। अब मैं बात कर रहा हूं सबसे मुख्य, जो अक्सर जो आप सुनते हैं कि L4 और L5 क्या होता है। देखिए ये जो है ये L5 है, जहां पर मेरी अंगुली आपको दिखाई दे रही है, और ये है L4 और ये है L3। L4 और L5 के बीच में डिस्क देखिए, मैं कैमरे के बहुत करीब लाकर आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से जो डिस्क जो है वो बाहर बल्ज हुई हुई है। ये देखिए आप इसके अंदर आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इसका बड़ा रूप दिखाता हूं इसको थोड़ा, ताकि आपको देखने में बहुत आसानी हो। ये L4 है और ये L5 है। अब मैं केवल L4 और L5 को, इस बोन को मैं रख देता हूं, ये स्पाइन है, वर्टिब्रा है ये, और इसके बीच में जो आपको नसें दिखाई दे रही है, ये जो इसके बीच में एक पाइप होता है, उस पाइप के अंदर से इस तरह की नसें दिखाई दे रही है आपको। ये देखिए आप, ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये नसें हैं। अक्सर ये नसें दबती है और पैरों में दर्द उत्पन्न करती है। मैं आपको इसका एक थोड़ा सा बड़ा रूप दिखाता हूं ताकि आपको देखने में और समझने में बहुत आसानी हो। आप इसको पूरी तरह से आगे पीछे पूरी तरह से देख लें। ये रीढ़ की हड्डी का जो मॉडल है इसको आप पूरी तरह से देखें। ये हमारा पेल्विस है, और हम जब किसी कुर्सी पर बैठते हैं तो हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये हड्डी का ये पार्ट टच होता है जब हम किसी कुर्सी पर बैठते हैं, और ये हमारा सैक्रम रीजन है, ये कोकिक्स है। अक्सर लोगों को यहां पर भी टेल बोन का पेन होता है, लेकिन आज हम इसके विषय पर कोई बात नहीं करेंगे। केवल हम बात करेंगे L5, L4, L3, L2, L1, मतलब कमर दर्द के मुख्य कारण जो बनते हैं। अक्सर हम जो MRI की रिपोर्ट में देखते हैं, अक्सर आपके घर में जो एक्सरे होता है, घर में आसपास के परिवार के लोगों को जो दर्द होता है, उसके बारे में बात करेंगे। एक बार पुनः मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जहां से भी हैं, जिस शहर से हैं, उस शहर का नाम अवश्य लिख दें, ताकि मुझे मालूम चले कि कौन कौन से शहर के लोग मुझे सुन रहे हैं। बजरंग जी मुझे लगातार देख रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हमारे से जुड़े हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं L4 और L5 के बीच की बात करता हूं। अब मैं आपको एक थोड़ा इस मॉडल को हटा करके इस दूसरे मॉडल को आप लोगों के सामने लेकर आता हूं। ये थोड़ा सा बड़ा है ताकि आपको देखने में बहुत आसानी हो। ये आप देखिए, ये L4 और L5 है। इसी का ही बीच से मैं निकाल करके इसको मैं आपको थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूं। ये देखिए, क्या आपको ये बहुत अच्छे से क्लियरली दिखाई दे रहा है? ये आप कमेंट करके मुझे बताएं कि ये क्या आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अक्सर हम जब आगे की तरफ झुकते हैं तो ये इस तरह से मूवमेंट करता है। ये देखिए, जो सबसे अधिक मूवमेंट जो L1 से लेकर L5 के बीच में होता है, जब हम आगे की तरफ झुकते हैं
तो जो मूवमेंट होता है वो L3, L4 और L4 और L5 के बीच में होता है। जब हम आगे की तरफ कोई काम के लिए झुकते हैं तो जो स्पाइन में जो सबसे अधिक मूवमेंट जो होता है वो यहीं पर होता है। रूगाराम जी जाखड़ साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी मेरे फेसबुक पेज पर बहुत बहुत स्वागत है। आप जहां से भी जुड़े हैं उस शहर का नाम अवश्य लिखें। अपने अपने शहर का नाम जब हम अपनी जुबान पर लेते हैं, कहीं पर लिखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरी आप लोगों से पुनः विनती है कि अपने शहर का नाम, जहां से भी आप जुड़े हैं, आप लोग काफी समय से मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो आज मैं बात करूंगा। अब मेरे जो हाथ में आप देख रहे हैं L4 और L5 है, और ये जो आप देख रहे हैं ये जो नसें हैं, ये आप देखिए कैमरे के बिल्कुल करीब में लाकर आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। और इसको मेडिकल टर्म में जो आप ये दागेनुमा चीजें देख रहे हैं ये एनुलस फाइब्रोसस है, और ये एनुलस पल्पोसस है। ये आप देखिए जो अंदर डिस्क दिखाई दे रही है। हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डियों के बीच में एक डिस्क होती है जिसके अंदर जी 10D में ऑपरेशन हुआ है, बीकानेर से पैरालिसिस हो गया है, इलाज है तो अवश्य बताएं। बाबूलाल बबूल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। आप देखिए ये L5 और L1 के बीच में किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। जब हम आगे की तरफ झुकते हैं तो रीढ़ की हड्डी इस तरह से झुकती है आगे की तरफ, ये देखिए। जब आप के अंदर दर्द होता है, अक्सर क्या होता है जब हमें दर्द शुरू होता है, अब ये पीछे वाला पार्ट दिखा रहा हूं मैं, यहां पर मांसपेशियां होती है, इधर भी मांसपेशियां होती है। जब ये मांसपेशियां लंबे समय तक बैठे रहने से, कोई वजन उठाने से, या कोई बहुत तेज सर्दी हो, गलत पोस्चर में आप सो गए हैं, गलत चीजों को आपने उठा लिया है, वजन उठाया है, तो ये अक्सर, ये मेरी अंगुलियों को आप मांसपेशियां समझिए इस तरह से लगी हुई होती है कमर में। इसमें केवल हड्डी दिखाई दे रही है, ये मांसपेशियां इसमें दिखाई नहीं दे रही है। तो जब ये खिंचती है तो ये इस तरह से इकट्ठी हो जाती है मांसपेशियां। जब ये मांसपेशियां इस तरह से टाइट होती है, कठोर हो जाती है, सख्त हो जाती है, उसका मुख्य जो कारण होता है वो लैक ऑफ एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम समय नहीं दे पाते, हम सुबह सुबह जल्दी उठते हैं और अपने ऑफिस की तरफ, अपने काम की तरफ निकल जाते हैं, और वो धीरे 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 दर्द बढ़ता है। कुछ दिन व्यक्ति दवाई लेता है, दर्द थोड़ी देर ठीक रहता है, और उसके बाद में जो अकड़न है वो जस की तस रहती है। फिर यदि हमने कोई वजन उठाया तो अब आप देखिए किस तरह से जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो मांसपेशियां जकड़ती हैं, तो ये स्लिप डिस्क का रूप ले लेती है। अब देखिए आप डिस्क कैसे बाहर आती है, ये आप देखिए, ये देखिए, क्या आपको दिखाई दे रहा है ये डिस्क कैसे बाहर आ रही है? ये आपको मैं इधर भी दिखाता हूं। जब ये डिस्क बाहर आती है, कैमरे की बिल्कुल करीब लाकर मैं आपको दिखा रहा हूं, जब ये इस तरह से झुकती है तो ये देखिए किस तरह से बाहर आई है। जब ये डिस्क बाहर आती है तो ये जो नस आप देख रहे हैं इसके अंदर दबाव पड़ता है, और जब इसमें दबाव पड़ता है तो आपकी कमर में दर्द के साथ साथ आपके पैरों में भी दर्द शुरू हो जाता है। जब व्यक्ति के पैरों में दर्द शुरू होता है तो तब उसे लगता है कि मैं अब चल नहीं पाऊंगा, अब मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। बहुत सीवियर कंडीशन होती है तो निश्चित तौर पर मरीज को कई बार ऑपरेशन करवाना पड़ता है, लेकिन हर व्यक्ति ऑपरेशन से, उन कैंचियों से, उन औजारों से हर व्यक्ति को डर लगता है। लेकिन जब कंडीशन बहुत अधिक बिगड़ जाए तब आपको ऑपरेशन तो ही करवाना पड़ता है। लेकिन उससे पहले यदि आप अपने आप को संभाल लें, खुद को संभाल लें, नियमित तौर पर थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करें, मांसपेशियों को ताकत देने वाली एक्सरसाइज करें, थोड़ी थोड़ी मांसपेशियों में स्ट्रेचिंग करें, तो निश्चित तौर पर आप ऑपरेशन से भी बच सकते हैं। समय समय पर आप जो सावधानियां आपको फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं, डॉक्टर्स बताते हैं, जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं वो बताते हैं, तो निश्चित तौर पर आप उन्हें करें।
गरम ठंडा सेक जो भी आपको बताए वो आप करें। आपके कोई प्रश्न है तो निश्चित तौर पर आप मेरे से कर सकते हैं, लेकिन कमर दर्द के जो मुख्य कारण जो हैं वो मैं आपको आज बता रहा हूं कि अक्सर लोगों को कमर में दर्द, जो लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं उनको कमर में दर्द क्यों हो जाता है। आइए आज मैं बात करता हूं। जो जिस शहर से जुड़े हैं उस शहर का नाम अवश्य लिखें दोस्तों। जब आप अपने शहर का नाम लिखते हैं तो मुझे मालूम चलता है कि आप कौन से शहर से हैं। तो निश्चित तौर पर यदि आप अगर बीकानेर से हैं तो आप बीकानेर लिखें, यदि आप कोई जयपुर से मुझे देख रहा है तो आप जयपुर लिखें। जहां से भी आप देख रहे हैं तो आप मुझे अवश्य अपने शहर का नाम अंकित जरूर करें कमेंट में। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि अक्सर जो ऑफिस वर्कर्स हैं, जो लगातार लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं, उन लोगों को कमर में दर्द का जो मुख्य कारण है वो क्या है। अक्सर रीढ़ की हड्डी जो है वो हम जब सामने से देखते हैं तो हमें बिल्कुल सीधी दिखाई देती है, एकदम ऐसे सीधी दिखाई देती है, लेकिन जब हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो वो कभी कभी इस तरह झुक जाती है, कभी इस तरफ झुक जाती है, कभी आगे की तरफ इस तरह झुकती है, कभी बहुत पीछे की तरफ झुक जाती है। जब रीढ़ की हड्डी आगे की तरफ झुकती है दोस्तों, देखिए आपको मैं साइड में दिखाता हूं। जब रीढ़ की हड्डी आगे की तरफ झुकती है तो उसे हम काइफोसिस कहते हैं। यदि रीढ़ की हड्डी बहुत अधिक पीछे की तरफ घूम जाती है तो उसे हम लोडोसिस कहते हैं। और जब रीढ़ की हड्डी के अंदर कुछ टेढ़ापन आता है, व्यक्ति इस तरह से टेढ़ा होकर खड़ा होता है, तो आप इस तरह से टेढ़ा हो जाता है तो आप ये मानकर चलें जिसे स्कोलियोसिस कहते हैं। अक्सर मरीज को पता ही नहीं चलता कि वो उसकी डिफॉर्मिटी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, और जब डिफॉर्मिटी डेवलप होती है तो उसे करेक्ट करना फिर किसी भी डॉक्टर्स के लिए, किसी भी थेरेपिस्ट के लिए एक बार के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि आपके अंदर एक बार डिफॉर्मिटी, इस तरह की कुछ समस्याएं आ रही है तो वो निश्चित तौर पर उसे एक्सरसाइज के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। अगर आपके प्रयास सफल होते हैं, आप प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलताएं मिलती है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि जो डेस्क जॉब करते हैं, जैसे जो लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं, चाहे वो अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति जो है वो कोई काम कर रहा है, मान लीजिए कि एलडीसी है, कोई वर्क कर रहा है, बैंक में जो जॉब करते हैं, वो बहुत लंबे समय तक एक सीट पर बैठकर अपना काम करते हैं। तो देखिए, जब अगर आप, ये मेरा रीढ़ की हड्डी मैं आपको सामने से दिखाई दे रहा हूं। अक्सर जो लोग लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये वाली जो हड्डियां है कि ये जमीन पर टच होती है, किसी कुर्सी पर हम बैठते हैं तो ये वाला पार्ट टच होता है। यदि आपने पीछे अपने कमर के पीछे यदि आपने पर्स लगा रखा है, देखिए यदि मैं इसको अपने पीछे ग्लूट्स रीजन में लगाता हूं, मेरा पर्स पड़ा है तो मैं इस तरह से दिन भर बैठा रहूंगा। तो यदि मैंने नीचे पर्स रखा है तो ये टेढ़ा हो जाता है, हमें मालूम ही नहीं चलता कि हम गलत तरीके से बैठे हैं। तो देखिए आप किस तरह से हड्डी ऐसे सामने सीधी होती है, यदि आपने यहां पर पर्स रख लिया तो ये रीढ़ की हड्डी एक तरह से बैलेंस बिगड़ जाता है और ये धीरे धीरे ये स्लिप डिस्क का रूप लेती है, कमर दर्द का रूप लेती है। रीढ़ की हड्डियों में बीच बीच में जो घिसावट आती है, जो रीढ़ की हड्डियां समय समय पर बीच में घस जाती है, यहां पर आप देखिए इस जगह से रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे यहां से घसने लगती है और यहां पर धीरे धीरे कैल्शियम जमा होने लगता है, जिन्हें अक्सर मेडिकल की टर्म में ऑस्टियोफाइट बोलते हैं। ये हमारी नसों पर दबाव देते हैं और जब ये दबाव देते हैं तो हमारे पैरों में दर्द चलता है। दर्द जो है वो आपके एक पैर में भी चल सकता है और दोनों पैरों में भी दर्द आ सकता है। दर्द कई बार इतना सीवियर हो जाता है कि व्यक्ति को चलना, उठना, बैठना पूरी तरह से मुश्किल हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे रेस्ट के साथ साथ, हल्की फुल्की एक्सरसाइज के साथ साथ और गर्म सेक कमर पर नियमित करें तो धीरे धीरे मांसपेशियों की मोबिलिटी बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और फिर बाद में धीरे धीरे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलताएं मिलती है और आदमी ठीक हो सकता है। तो ये होता है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। मैं बहुत आम भाषा में आपको पूरी बात समझाना चाहता हूं कि जब हम एक्सरे करते हैं, यदि किस चीज का एक्सरे करें तो केवल एक्सरे के अंदर ये वाली हड्डी आएगी और ये वाला आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। ये जो सॉफ्ट चीजें जो होती है, जिनको हम हाथ लगाकर घुमा सकते हैं, ये वाली चीजें कभी भी एक्सरे में नहीं आती। इसलिए जब कभी व्यक्ति एक्सरे सबसे पहले करवाता है, कोई भी डॉक्टर,
उसके बाद में उसे मालूम चलता है कि अभी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हुई है, तब हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो एमआरआई के बारे में मरीज को कहते हैं। उसके अंदर हड्डियों के साथ साथ इन चीजों के बारे में भी पता लग सकता है। क्योंकि पहले एक्सरे इसलिए करवाया जाता है क्योंकि एक्सरे को करवाकर तुरंत उसकी रिपोर्ट ली जा सकती है। 2 या 5 मिनट में एक्सरे किया और उसका जो भी चीजें होती है वो सामने आ जाती है। दूसरा, एक्सरे जो होता है वो एमआरआई से थोड़ा नहीं, बहुत अधिक सस्ता होता है। एमआरआई एक बहुत महंगी जांच है, बहुत महंगी मशीन होती है, उसके अंदर मरीज को डाला जाता है और उसके बाद में पूरी एक प्रक्रिया होती है, उसके बाद में उसकी पूरी रिपोर्ट बनती है। उसमें पूरा लगभग 2 से 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लग सकते हैं। लेकिन एक्सरे क्विक, यदि जैसे ही आपको पेन हुआ, एक्सरे किया और आपकी रिपोर्ट सामने आती है, तो अक्सर डॉक्टर सबसे पहले जो क्विक इन्वेस्टिगेशन होता है वो करवाते हैं ताकि उसमें हम पता चले। अधिकतर एक्सरे में सब चीजें क्लियर हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चीजें क्लियर नहीं हो पाती, तो डॉक्टर्स जो है वो एमआरआई के बारे में आपको सजेस्ट करते हैं। तो लीजिए हम बात करते हैं जो मैं सबसे मुख्य जो कारण बताया कि आप यदि बैठकर बहुत लंबे समय तक काम करते हैं तो आप कभी भी कमर के नीचे जहां पर आप बैठते हैं वहां पर आप पर्स ना रखें। यदि आप पर्स रखते हैं तो आप इस तरह से आपका ये हो जाएगा, जैसे आप होगा तो आपका एक तरफ हड्डी झुक जाएगी। तो जब आप झुकेंगे तो इस तरफ की हड्डियां, इस तरह की मांसपेशियां तो टाइट होगी और इधर वाली लूज हो जाएगी। तो हमें खासतौर पर इन बातों का ध्यान रखें। जो लोग लंबे समय तक बैठकर पढ़ते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो कभी भी जब बैठ रहे हैं तो अपने पर्स को, अपने वॉलेट को अपनी पैंट के पीछे वाली जेब से हमेशा निकाल कर ही लंबे समय तक बैठें। और नियमित तौर पर 20-20-20 यानी कि 20 मिनट यदि वो पढ़ रहे हैं या 20 मिनट काम कर रहे हैं तो 20 मिनट बैठें। उसके बाद में 20 सेकंड तक थोड़ा चलें और 20 कदम कम से कम चलें। ये है 20-20-20 फॉर्मूला। 20 मिनट काम, 20 सेकंड के लिए चलना और 20 कदम चलना। ये बीच बीच में वर्किंग जो लोग हैं, जो डेस्क जॉब करते हैं, कंप्यूटर पे लगातार काम करते हैं, उनके साथ उन्हें ये करना चाहिए ताकि कभी भी कमर में दर्द ना हो। जब यदि आपको कमर में बहुत अधिक दर्द हो गया है तो दोस्तों आप एक बात का खास तौर पर ध्यान रखें, आप खट्टी चीजों का सेवन एक बार बंद कर दें। यदि आप खट्टी चीजें खाएंगे तो शरीर में स्टिफनेस और बढ़ेगी। अम्ल की मात्रा शरीर में जब बढ़ती है तो हमारे शरीर में स्टिफनेस बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप कोशिश करें कि खट्टी चीजों का सेवन आप बिल्कुल भी ना करें। अब ये कमर दर्द क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया। एक और कमर दर्द का जो मुख्य कारण है, आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी कमर दर्द होता है। उसका जो एक और मुख्य कारण है, लगातार हम एसी में बैठे रहते हैं, कम पानी पीते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा डिहाइड्रेशन के कारण में भी कमर में क्रैम्प्स आते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है और मांसपेशियों में दर्द होना शुरू होता है। वो धीरे 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 सीवियरिटी की तरफ जाता है। जब किसी को 1 या 2 दिन से ही दर्द है तो वो एक्यूट पेन होता है, और जब 2-5 दिन हो गए हैं पेन को होते हुए तो उसे हम क्रोनिक पेन की श्रेणी में काउंट करते हैं। तो ये धीरे धीरे जो एक्यूट से क्रोनिक की तरफ पेन बढ़ता है और हमें दर्द महसूस होता है। तो निश्चित तौर पर आज हम कमर दर्द को लेकर आप लोगों से बात की। अब मेरी गुजारिश है कि आप जितने भी लोग हैं उनके जो भी सवाल हैं वो आप मेरे से कर सकते हैं, फिर मैं आगे की बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप सब लोगों के घर सब लोग स्वस्थ होंगे। सर्दियां बढ़ रही है, सर्दियों के दिनों में अपने बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखें। अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। समय समय पर दवाई यदि किसी की चल रही है तो निश्चित तौर पर लें। सर्दियों के दिनों में अक्सर ब्लड प्रेशर की समस्याएं बहुत अधिक बढ़ती हैं क्योंकि धीरे धीरे जो वेन्स हैं, जो हमारी आर्टरीज हैं वो सिकुड़ने लगती हैं थोड़ी थोड़ी, और कई बार हमारी लापरवाही की वजह से बीपी की दवाई यदि आपने घर में, जो हमारे घर में पेरेंट्स की यदि चल रही है, नहीं लेते हैं तो कई बार बहुत बुरे परिणाम सामने आते हैं। तो निश्चित तौर पर अपने घर में बड़े बुजुर्गों की दवाइयों का अक्सर ध्यान रखें कि एक दिन भी मिस ना हो, याद से वो दवाई लें। सर्दियों के दिनों में खासतौर पर बच्चे जो हैं वो बीमार पड़ने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। यदि बच्चों को बहुत तेज बुखार है तो आप बच्चों को कभी भी बहुत अधिक वस्त्र न पहनाएं,
अगर तेज बुखार है तो उनका टेम्परेचर और हाई हो जाता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, बुखार जब तेज होता है तो बहुत सारी कंबल उड़ा देते हैं, बहुत सारे कपड़े पहना देते हैं, उससे टेम्परेचर और अधिक हाई होने का डर रहता है। अगर 2-3 दिन से अधिक दर्द अगर बुखार है तो आप निश्चित तौर पर, बच्चा है तो शिशु रोग विशेषज्ञ की सलाह लें। यदि कोई एडल्ट पेशेंट है तो आप निश्चित तौर पर अपने फिजिशियन जो भी करीबी हैं, जिनसे आप नियमित तौर पर दवाइयाँ लेते हैं, उनसे आप संपर्क करें, क्योंकि इन दिनों डेंगू का प्रकोप, वायरल अर्थराइटिस का प्रकोप बहुत अधिक बढ़ गया है। लोगों को जोड़ों के दर्द की समस्याएं इन दिनों सर्दियों के बढ़ते प्रकोप के साथ देखने को मिल रही हैं। बहुत सारे लोग फेसबुक पर मेरे से जुड़े हैं। आप लोगों की कमेंट्स, आप लोगों की शेयर, आपका एक लाइक निश्चित तौर पर मुझे उत्साह देता है, उम्मीद देता है और आपसे जुड़ने का मौका देता है। तो मैंने आज कमर दर्द को लेकर आपके बारे में बात की कि कमर दर्द यदि किसी को हो गया है, वो सबसे पहले कुछ दवाइयों का सेवन करें। दवाइयों के साथ साथ आप अपने पोस्चर का खास तौर पर ध्यान रखें। साथ ही आप ध्यान रखें कि आप नियमित तौर पर अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से, हेल्थ केयर वर्कर से, हेल्थ वर्कर्स जो भी आपके आसपास में फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनसे आप संपर्क करें और अपनी एक जो प्रोटोकॉल है वो बनवाएं और कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। कई बार लोगों को भ्रांतियां रहती है कि फिजियोथेरेपी हम करवा लेंगे, क्या फिजियोथेरेपी करने से दर्द बढ़ तो नहीं जाएगा, कोई दर्द क्या होगा, एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी। ये सभी चीजें जो है आप अपने जो भी नजदीकी फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनके ऊपर छोड़ दें। आपको बिल्कुल भी गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको कमर में दर्द है, घुटनों का दर्द है, तो निश्चित तौर पर फिजियोथेरेपी की जो पार्ट्स हैं उसमें इलेक्ट्रोथेरेपी है, एक्सरसाइज थेरेपी है। तो फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो एक्सरसाइज से पहले आपको इलेक्ट्रोथेरेपी के माध्यम से, अपनी पेन रिलीफ की जो मशीनें होती हैं उनके माध्यम से पेन को कम करने का प्रयास करता है। जो लोग नियमित तौर पर कहीं लंबा सफर करते हैं, वो बैग को, भारी वजन को उठाते हैं तो थोड़ा घुटनों को मोड़ करके ही उससे जमीन से उठाएं। अगर लंबे समय तक पेन है तो आप कुर्सी पर सही तरीके से पैर रख करके बैठें। पलंग पर सो रहे हैं तो आप करवट लेकर घुटनों को इकट्ठा करके सोएं। अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं, मरीज की कंडीशन के हिसाब से होते हैं। यदि आप चाहेंगे तो मैं आने वाले समय में कमर दर्द में कौन कौन सी एक्सरसाइज की जा सकती है, किन किन बातों का ध्यान हमें रखना है, क्योंकि आज का ये सेशन बहुत लंबा हो गया है। आप सब लोग मेरे से जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप निश्चित तौर पर मेरा साथ देते रहेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। सब स्वस्थ रहें, सब आबाद रहें और जिंदाबाद रहें। एक अंतिम शेर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि फूलों के साथ मौसम बयार चले, खुशी लुटाता हुआ हम सबके दिलों में प्यार चले। मिलेंगे फिर फेसबुक लाइव पर, तब तक इंतजार चले। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि दोस्तों।